तो स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेम 1 यूनिट 2 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें पढ़ेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन बॉडी हैज टू pectoral girdle that the appendicular skeletal system consists of the pectoral girdle with the upper limbs and the pelvic girdle with the lower limbs। जो pectoral girdles होते हैं वो upper limbs में प्रेजेंट होती है और जो pelvic girdle होती है वो lower limbs में प्रेजेंट होती है। पेक्टोरियल ग्रिडल शोल्डर वाला हिस्सा होता है। जो पेक्टोरियल ग्रिडल होता है उसमें अटैचमेंट होती है अपर लिम्स टू द एक्सियल बोन्स के साथ एंड द कंसिस्ट ऑफ वन क्लेवाइकल और एक स्कैपुला प्रेजेंट होती है। क्लेवाइकल का मतलब कॉलर बोन होता है। द क्लेविकल इज लोकेटेड बिटवीन द रिब केज एंड द शोल्डर ब्लेड। रिब केज और शोल्डर ब्लेड के बीच में प्रेजेंट होती है। इट इज द बोन दैट इज कनेक्ट द आर्म टू द बॉडी। हमारी आर्म को बॉडी से कनेक्ट करता है। द क्लेविकल लाइज अबव द सेवरल इंपॉर्टेंट नर्व्स। ये हमारी सेवरल इंपॉर्टेंट नर्व्स के ऊपर लाई कर मतलब प्रेजेंट होता है क्लेविकल। एंड ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट उनके ऊपर भी प्रेजेंट होता है। स्कैपुला स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन होती है, ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है और ये प्रेजेंट होती है हमारे कंधे के पीछे, जस्ट हमारी चेस्ट के जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है। दो क्लेविकल होती है, दो हड्डियां प्रेजेंट होती है इस शेप की पीछे प्रेजेंट होती है। ये ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, टू लार्ज बोन होती है। ये इन द इसका और स्कैपुला इसके कोलर बोन होते हैं, ये दोनों मिलके और एक यहाँ पे बना लेती है ये पेक्टोरियल ग्रिडल, जहाँ पे आपके कंधे पे आपकी हड्डी जाके फिट होती है ह्यूमरस। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ ट्रायंगुलर लाई ऑन द बैकवर्ड, ये बता दिया मैंने अपर लेवल्स के पीछे। और अपर लिम्स क्या होता है? एक्सट्रीमिटी। द अपर लिम्स एक्सट्रीमिटी ऑन द आर्म फंक्शनल यूनिट ऑफ द अपर बॉडी। अपर लिम्ब एक्सट्रीमिटी फंक्शनल यूनिट होती है अपर बॉडी की। दे आर द थ्री सेक्शन, तीन सेक्शन में प्रेजेंट होती है। द अपर आर्म, फोर आर्म, हैंड, तीन सेक्शन में प्रेजेंट होती है। दी एक्सटेंड फ्रॉम द शोल्डर जॉइंट टू द फिंगर एंड द कंटेन 30 बोन। शोल्डर जॉइंट से फिंगर तक ये 30 हड्डियां कंटेन करते हैं। ह्यूमरस ह्यूमरस इज द बोन इन योर अपर आर्म। ये हमारी अपर आर्म की बोन होती है ह्यूमरस। और ह्यूमर इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एल्बो एंड योर शोल्डर। ये हमारी एल्बो और हमारे शोल्डर के बीच में प्रेजेंट होती है। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर योर शोल्डर एंड ए वाइड वैरायटी ऑफ द मूवमेंट फॉर योर आर्म्स। ये हमारे शोल्डर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और वाइड वैरायटी मूवमेंट प्रोवाइड करती है हमारे आर्म्स को। अल्ना अल्ना क्या होती है? अल्ना इज वन ऑफ द टू बोन डेट इज मेक अप द फोर आर्म्स। जो हमारे फोर आर्म्स को बनाती है उनमें से एक हड्डी होती है अल्ना। रेडियस और अल्ना दो हड्डियां प्रेजेंट होती है। अल्ना उनमें से एक हड्डी होती है जो हमारे फोआर्म को बनाती है। दे इट फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट्स विद द ह्यूमरस एंड इट फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट। ये एल्बो जॉइंट को फॉर्म करती है ह्यूमरस के साथ। एंड आर्टिकुलर विद द रेडियस बोथ प्रोक्सिमल डिस्टेंस। ये रेडियस के साथ प्रेजेंट होती है। द मेन फंक्शन इज ऑफ द अल्ना विल अलोंग विद द रेडियस इज टू असिस्ट द रोटेशन। इसका मेन फंक्शन होता है कि रोटेशन को बना के रखना हैंड के अंदर। रेडियस इज द आल्सो नोन एज द रेडियल बोन। इसको रेडियल बोन भी कहते हैं। वन ऑफ द टू फोर आर्म्स, मतलब फोर आर्म की एक हड्डी होती है, दो में से एक तो होती है अल्ना, एक दूसरी होती है रेडियस। इट इंस्ट्रूमेंटल इन द शेपिंग एंड यूज ऑफ द हैंड। ये हैंड को शेप प्रोवाइड करती है और काम करने में मदद करती है। कार्पल क्या होती है? कार्पल बोन्स आर द बोन्स दैट आर द व्रिस्ट। जो आपकी कलाई होती है उसके अंदर ये हड्डियां प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती है। The distal aspect for the radial एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। जो आपका पाम होता है हथेली, उसके जस्ट पीछे कलाई के अंदर प्रेजेंट होती है हड्डियाँ। दे टू द बेस ऑफ द 5 मेटाकार्पल बोन्स। जो मेटाकार्पल्स होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। दे इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रो एंड डायस्टल रो। इसके अंदर प्रोक्सिमल और डायस्टल दो रो प्रेजेंट होती है। देखो ये कार्पल्स होती है, ये आपकी मेटाकार्पल्स होती है, ये आपके फेलेंजेस होते हैं। छोटी ये आंगलियों की हड्डियाँ फेलेंजेस कहलाती है। और जो हथेली की हड्डियाँ होती है ये मेटाकार्पल्स कहलाती है। और ये जो छोटी हड्डी होती है, कलाई की हड्डियाँ होती है, इनको कार्पल्स कहते हैं। दी मेटाकार्पल इट कंसिस्ट ऑफ द 5 बोन्स विद द मेटाकार्पल कंसिस्ट ऑफ द प्रोक्सिमल बेस, इंटीमेटेड शाफ्ट एंड द डायस्टल हेड। इसके अंदर 5 हड्डियाँ प्रेजेंट होती है मेटाकार्पल्स के अंदर। और फेलेंजेस क्या होती है? जो आपकी उंगलियों की हड्डियां होती है उनको फेलेंजेस कहा जाता है। बोन्स दैट मेक अप द फिंगर एंड द हैंड, मतलब टोज में भी प्रेजेंट होती है फुट के अंदर। और जो आपके हैंड होते हैं उनकी उंगलियां, हाथों की उंगलियां भी बनाती है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेल्विक के अंदर क्या होता है? पेल्विक इज द एरिया ऑफ योर बॉडी बिलो द एब्डोमन। ये हमारी एब्डोमन के नीचे वाला एरिया होता है पेल्विक। डेट इज लोकेटेड बिटवीन द हिप बोन्स एंड कंटेन द ब्लैडर एंड रेक्टम। जो पेल्विक एरिया होता है ये हमारे
बिटवीन हिप बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमारा ब्लैडर और रेक्टम प्रेजेंट होता है। इन द फीमेल इट कंटेन्स द वेजाइना, इसके अंदर ही फीमेल के अंदर वेजाइना प्रेजेंट होता है, सर्विक्स प्रेजेंट होता है, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। और इट कंटेन 3 बोन्स, इसके अंदर 3 बोन प्रेजेंट होती है पेल्विक रीजन के अंदर, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये 3 बोन प्रेजेंट होती है। और उसके बाद होता है लोअर लिम एक्सट्रीमिटी। लोअर लिम्स के अंदर क्या क्या आता है, ईच लोअर लिम कंसिस्ट ऑफ द 30 बोन, हर एक लोअर लिम के अंदर 30 हड्डियां प्रेजेंट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द फीमर इन द थाई, थाई के अंदर फीमर होती है। पटेला, जो आपकी घुटने होते हैं उनके अंदर पटेला नाम की हड्डी प्रेजेंट होती है, एक टोपी जैसी होती है छोटी सी कैप शेप की। और उसके बाद होती है आपकी टीबिया, और उसके बाद फैबुला इन द लैब्स। जो आपकी नीचे वाला हिस्सा होता है, मतलब आपके थाई से जो नीचे वाली हड्डी होती है उसमें टीबी और फैबुला दोनों प्रेजेंट होती है। 7 टार्सल प्रेजेंट होती है, जो आपके टकने होते हैं उनके ऊपर 7 टार्सल और एंकल के ऊपर, और 5 मेटाटार्सल प्रेजेंट होती है। उसके बाद एंकल के बाद जो आपका पैर होता है उसमें 5 मेटाटार्सल प्रेजेंट होती है। उसके बाद छोटी छोटी हड्डियां जो आपकी उंगलियों को और अंगूठे को बनाती है वो 14 फैलेंजेस प्रेजेंट होती है फुट के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमरस। फीमर क्या होती है, फीमर इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। इट इज कॉमनली नोन एज द थाई बोन एंड रीचेज अप टू द रिचेज फ्रॉम द हिप्स टू द नी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, जो फीमर होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी होती है। और ये कॉमनली नोन एज द थाई बोन, इसको ही कॉमनली कहा जाता है थाई बोन। एंड रिचेज फ्रॉम द हिप्स टू द नीज, ये हमारे हिप से स्टार्ट होते हैं और जो हमारे घुटने वहाँ तक जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ द फीमर इज द वेट बियरिंग, इसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के वेट को बियर करना और स्टेबिलिटी ऑफ द गेट, और ये हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को बना के रखती है। एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लोअर काइनेटिक चेन, इसका मेन एसेंशियल कंपोनेंट होता है लोअर काइनेटिक चेन को बना के रखना। पूरी बॉडी को, मतलब पूरी बॉडी के वेट को फीमर ही संभालती है ज़्यादातर, क्योंकि फीमर ही हमारी बॉडी के नीचे वाले सपोर्ट सिस्टम में हेल्प करती है। उसके बाद भी देखो फीमर अकेली हड्डी होती है, उसके बाद जो नीचे टीबिया और फैबुला भी 2 हड्डियाँ होती है। तो आप सोच लो कि अकेली हड्डी 2 के बराबर काम कर रही है तो कितनी मजबूत हड्डी होगी। तो उसके बाद है पैटिला नी कैप, जो आपके घुटने होते हैं उसके ऊपर एक कैप टाइप की हड्डी होती है छोटी सी, उसको पैटिला कहा जाता है। पैटिला इज द स्मॉल बोन, एक छोटी हड्डी होती है, लोकेटेड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट, ये हमारे नी घुटने का जॉइंट होता है उसके आगे प्रेजेंट होती है। वेयर द थाई बोन, फीमर जो थाई बोन होती है और जो सिन बोन होती है टीबिया, जहाँ पे दोनों मीट करती है उनको वाकई उसके ऊपर प्रेजेंट होती है पैटिला। टीबिया और फैबुला, जो टीबिया और फैबुला होती है आर दी 2 लॉन्ग बोन्स लोकेटेड इन द लोअर लेग, ये जो सबसे बड़ी हड्डियाँ होती है 2 जो कि लोअर लेग में प्रेजेंट होती है। टीबिया इज द लार्जर बोन ऑन द साइड एंड द फैबुला इज द स्मॉलर बोन ऑन द आउटसाइड, जो इनसाइड सबसे बड़ी हड्डी होती है वो टीबिया होती है, और जो आउटसाइड प्रेजेंट होती है सबसे आउट, देखो जो 2 हड्डियाँ प्रेजेंट होती है, एक टीबिया एक फैबुला। जो टीबिया हड्डी होती है ये आपकी इनर साइड प्रेजेंट होती है, बड़ी हड्डी होती है ये वाली। और उसके बाद जो फैबुला हड्डी होती है ये छोटी हड्डी होती है और ये आउटर साइड प्रेजेंट होती है। आउटर इनर तो कह ही सकते हैं, इनर आउटर उस हिसाब से कह रहा है कि जो आप खड़े होते हो तो बाहर वाला हिस्सा, साइड वाला हिस्सा जहाँ पे लगता है उसको आउटर कह देते हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा उसको इनर कह देते हैं। तो सीधी बात ये, टीबिया साइज में बड़ी होती है और फैबुला थोड़ी छोटी होती है। द टीबिया इज द मच थिकर देन फैबुला, जो आपकी टीबिया होती है ज़्यादा मजबूत होती है फैबुला के हिसाब से। टार्सल्स में क्या होता है, टार्सल बोन्स आर कंसिस्ट ऑफ द 7 स्ट्रॉन्ग बोन्स, टार्सल के अंदर 7 मजबूत हड्डियाँ प्रेजेंट होती है। लोकेटेड ऑन द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द फुट, ये हमारी प्रोक्सिमल रीजन पे प्रेजेंट होती है फुट के अंदर। दे आर अरेंज इन द प्रोक्सिमल एंड द डायस्टल रोज, ये प्रोक्सिमल और डायस्टल रोज में अरेंज होती है। कैलकेनियस बोन्स क्या होती है, द लार्जेस्ट टार्सल डेट इज प्रोजेक्टेड पोस्टीरियरली एज द हील, ये जो कैलकेनियस बोन्स होती है लार्जेस्ट टार्सल बोन होती है जो कि पोस्टीरियरली प्रोजेक्ट होती है हील की तरफ। और मेटाटार्सल क्या होती है, मेटाटार्सल बोन्स आर दी, जो मेटाटार्सल हड्डियाँ होती है उसमें 5 हड्डियाँ प्रेजेंट होती है, लोकेटेड बिटवीन द टार्सल्स बोन एंड मिडफुट एंड फेलेंजेस, टार्सल और फेलेंजेस के बीच में जो हड्डी प्रेजेंट होती है जो आपके नीचे वाले आपके पूरे पंजे को, पैर को बनाती है, उसको ही मेटाटार्सल कहा जाता है। उसके बाद फेलेंजेस, उंगलियों की हड्डियाँ आती है छोटी छोटी, और अंगूठे और उंगलियों की हड्डियाँ 14 हड्डियाँ होती है। फुट इन द फिंगर ईच, मतलब हर एक फिंगर के अंदर प्रेजेंट होती है। आल्सो इन द टोज ऑफ ईच फुट, मतलब हर एक, मतलब 14 हड्डियाँ प्रेजेंट होती है आपकी उंगलियों के अंदर पैरों की। डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, आपके स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। हर्निया, स्लिप डिस्क कैसे होती है, इट इज़ द एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट ऑफ द डिस्क, जो हमारी डिस्क होती है प्रेजेंट होती है
जो हमारी बैकबोन में, उनमें एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। बिकम्स द इंजर्ड, जब वो इंजर्ड होते हैं प्रेशर की वजह से इन द न्यूक्लियस, देखो जब वो इंजर हो जाएंगे एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट, उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होगा हमारी हड्डी पे। न्यूक्लियस पल्पोसर्स में ग्रेट इनफ पल्पसेस में ग्रेट इनफ टू रप्चर एंड सराउंड द फिब्रोकार्टिलेज, जिसकी वजह से हमारी फिब्रोकार्टिलेज डैमेज हो जाएगी। उसके बाद है एबनॉर्मल कर्व ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एबनॉर्मल कर्व्स आना। द वेरियस कंडीशन में exaggerate the normal curves of the vertebral column and the column may be acquire a lateral bend and result in the abnormal curves of the vertebral column। ज़्यादातर केस में तो आपके नॉर्मल कर्व्स ही प्रेजेंट होती है, पर कुछ केसेस में आपकी लेटरली बेंट हो जाती है थोड़ी सी हड्डी, जिसकी वजह से आपकी एबनॉर्मल कर्व्स बन जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, जिससे आपको फिर मतलब बैठने में या फिर खड़े होने में तकलीफ होती है। स्कोलियोसिस क्या होता है? इट इज़ द लेटरल बेंडिंग। स्कोलियोसिस मतलब झुका हुआ शरीर जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं। इसके अंदर लेटरल बेंडेड हो जाती है, आपका शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो झुक जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। यूजुअली सीन इन दी थोरेसिक रीजन, ये हमारे थोरेसिक रीजन के अंदर मतलब दिखते है ये चीज़। उसके बाद है काइफोसिस। काइफोसिस इंक्रीजमेंट ऑफ द थोरेसिक कर्व, जिसमें जब हमारी थोरेसिक कर्व इंक्रीज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, उससे काइफोसिस नाम की डिजीज होती है। लॉर्डोसिस क्या होती है? इट इज इंक्रीज इन दी लुम्बार कर्व्स, जब हमारी लुम्बार कर्व्स इंक्रीज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में तो हमारी लॉर्डोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। बीमारी तो नहीं, पोस्चर चेंज हो जाता है बॉडी के अंदर, जिससे हमें खड़े रहने में और चलने में बैठने में तकलीफ होती है। उसके बाद स्पाइनल बेफिया। स्पाइनल बेफिया क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है ये वर्टिब्रल कॉलम का, इन विच द लेमिया L5 एंड फाइनल फेल टू डेवलप ए नॉर्मल एंड यूनाइट एट द मिड लाइन। ये मतलब डेवलप होने मतलब लेमिना होते हैं वो डेवलप होने में फेल हो जाते हैं, और ये एक यूनाइटेड ये मतलब एक साथ यूनाइट होकर मिड लाइन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मतलब जो आपकी बैकबोन है उसकी शेप इरेगुलर हो जाती है। उसके बाद है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होती है? द मसल्स इज कनेक्टेड द मसल विच इज कनेक्टेड टू द स्केलेटल टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम which move the limbs and the other part of the body। ये मसल्स ए मसल विच इज कनेक्टेड टू द स्केलेटन, ऐसी मसल जो हमारे स्केलेटन से कनेक्ट होती है। टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, जो हमारी बॉडी का मैकेनिकल सिस्टम बनाती है। विच मूव्स द लिम्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिम्स को मूव करती है और अदर पार्ट को मूव करती है। दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ये स्केलेटल मसल्स होती है बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के दौरान। एंड हेल्प इन मेंटेनेंस द पोस्चर एंड बैलेंस, ये बहुत ज़्यादा मदद करती है बॉडी की ताकि हम पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन कर सके। दे आल्सो प्रोटेक्ट एंड द वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी, जो ये हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स। मसल्स के स्ट्रक्चर, ईच स्केलेटल मसल्स इन दी और इन एन ऑर्गन डेट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस इंटीग्रेटेड टिश्यू। हर एक स्केलेटल मसल्स होती है ऑर्गन के अंदर, वो वेरियस इंटीग्रेटेड टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। दीज टिश्यू इंक्लूड द स्केलेटल मसल फाइबर, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू, सब प्रेजेंट होते हैं एक टिश्यू के अंदर। ईच मसल्स इज wrap इन द शीथ ऑफ द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो जितने भी मसल्स होती है ये wrap होती है एक शीथ मतलब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। एंड कॉल्ड एपीमाइशियम कहा जाता है इस चीज़ को। विच अलोज ए मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव पावरफुल्ली, जो हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और पावरफुल्ली मूव करने में मदद करते हैं। वाइल मेंटेनेंस इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, और ये इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं। दी इनसाइड ईच स्केलेटल मसल, हर एक स्केलेटल मसल्स के अंदर मसल फाइबर आर ऑर्गेनाइज इनटू बंडल्स, मसल फाइबर बंडल्स के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। कॉल्ड फेसिकल्स कहा जाता है। सराउंड बाय ए मिडल लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मिडल लेयर से कनेक्ट होते हैं, मिडल लेयर से सराउंड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। कॉल्ड दी पेरीमाइशियम, जिसको पेरीमाइशियम कहा जाता है। इनसाइड ईच फेशियल, हर एक फेसिकल्स के अंदर ईच मसल फाइबर इज एनकोज्ड इन ए थिन कनेक्टिव टिश्यू, हर एक मसल फाइबर थिन कनेक्टिव टिश्यू में एनकोज होता है। लेयर ऑफ द कोलाजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स, और ये लेयर्स में प्रेजेंट होता है कोलाजन और रेटिकुलर फाइबर। एंड कॉल्ड एज द एंडोमाइशियम, इसी को ही कहा जाता है एंडोमाइशियम। द एंडोमाइशियम सराउंड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेल, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सराउंड करता है सेल। कैन प्ले अ रोल इन द ट्रांसफरिंग फोर्स प्रोड्यूस बाय द मसल्स, और ये एक रोल को प्ले करता है ताकि जो हमारी बॉडी
मसल्स जो फोर्स पैदा करती है वो ट्रांसफर हो सके टू द टेंडन्स तक। एंड द स्केलेटल मसल्स दैट वर्क विद द टेंडन टू पुल ऑन बोन्स, जो स्केलेटल मसल्स होती है वो वर्क करती है टेंडन के साथ ताकि वो हड्डियों को मूव कर सके। एंड द कोलाजन आर द थ्री कनेक्टिव टिश्यू, the collagen in the three connective tissue layer intertwines with the collagen of the tendon। जो तीन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है वो एक साथ इंटरवाइन करके कोलाजन ऑफ द टेंडन बना देती है। फंक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। मूवमेंट, मूव द स्केलेटन, ये स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करते हैं। मेंटेन द बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करती है। सपोर्ट द सॉफ्ट टिश्यू को सपोर्ट करती है। गार्ड बॉडी एंट्रेंस एग्जिस्ट को गार्ड करती है। मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और स्टोर द न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मसल्स के स्ट्रक्चर बता रखे। फिजियोलॉजी ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। द मोटर न्यूरॉन्स सेंड ए मैसेज टू द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंड करते हैं मैसेज मसल्स से ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। मसल्स न्यूरो सेंड इम्पल्स टू इन द फॉर्म ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर टू द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बता दिया। फिर उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्स इन द एसिटाइलकोलिन्स व्हिच फ्लोट बिटवीन द एरिया ऑफ द न्यूरॉन एंड मसल्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसिटाइलकोलिन जो कि मतलब फ्लोट होते हैं एरिया ऑफ न्यूरॉन और मसल के बीच में, कॉल्ड एज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। उसके बाद मसल डिपोलराइजेशन सेकंड स्टेप, एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट फ्लोट अक्रॉस द मोटर एंड प्लेट, वो मोटर एंड प्लेट तक पहुंच जाता है एसिटाइलकोलिन। उसके बाद देन इट अटैच टू द रिसेप्टर, वो रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑन टू द मोटर एंड प्लेट पे, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है उसके साथ। वैन द एसिटाइलकोलिन अटैच टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जब वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से अटैच होता है एसिटाइलकोलिन, इट रिस्पॉन्स बाय ओपनिंग एंड लेटिंग सोडियम इनटू द सेल, इसकी वजह से ओपनिंग हो जाती है सेल की और उसके बाद वो सेल के अंदर चला जाता है। द रशिंग ऑफ द सोडियम इनसाइड द सेल चेंज इट्स पोटेंशियल एज सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज, जो जब सोडियम इनसाइड सेल के अंदर जाता है तो वो पोटेंशियल उसकी पोटेंशियल को चेंज कर देता है एज द सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि सोडियम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। द सेल पोटेंशियल चेंजेस एंड बिकम लेस नेगेटिव, जिसके कारण सेल की पोटेंशियल चेंजेस हो जाती है और लेस नेगेटिव हो जाता है सेल। रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद कैसे वो कैल्शियम आयन रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो सार्कोलेमा कंटेन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स, जो सार्कोलेमा होती है वो टी ट्यूब्यूल्स को कंटेन करती है। इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द कैल्शियम कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट 2000 टाइम ग्रेटर देन द इनसाइड द मसल सेल्स, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कैल्शियम कंसंट्रेशन होता है उसमें वो ज़्यादा होता है 2000 गुना ग्रेटर देन इनसाइड द मसल सेल्स के मुकाबले। व्हेन द सेल डिपोलराइज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्स बाय ओपनिंग द कैल्शियम चैनल, जब सेल डिपोलराइज होता है जो तब उस दौरान सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो रिस्पॉन्स करती है बाय ओपनिंग द कैल्शियम चैनल, वो कैल्शियम चैनल को ओपन करती है इन द टर्मिनल सिस्टर्ने ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। मतलब वैन द सेल डिपोलराइज, जब सेल डिपोलराइज होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्स देती है और वो अपने कैल्शियम चैनल को ओपन कर देती है। द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल के ओपन होने से रिजल्ट इन रशिंग ऑफ द कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, जिसके कारण सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, इस प्रोसेस को एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कहा जाता है। कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन, जो कैल्शियम होता है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड कर लेता है एक्टिन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है। कैल्शियम प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल अटैच टू द ट्रोपोनिन से अटैच हो जाता है ऑन द ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, जो कि बना लेता है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंड wrap around the actin, जो एक्टिन के अराउंड रैप होता है। दिस चेंज द पोजिशन ऑफ द ट्रोपोनिन डेट एक्सपोजेज द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन, इसके कारण जो आपकी ट्रोपोनिन होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और जो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन जो कि एक्सपोज हो जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट पर, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसके ऊपर। द मायोसिन कैन नाउ बाइंड विद द एक्टिन, उसके उस दौरान जो मायोसिन होती है वो एक्टिन से बाइंड हो जाती है एंड फॉर्म वट इज नोन एज द क्रॉस ब्रिज, इसको ही कहा जाता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। उसके बाद होता है मायोसिन पुल एक्टिन, उसके बाद जो मायोसिन होती है वो एक्टिन को खींच लेती है। मायोसिन कैन नाउ मूव एट द हिंज रीजन एंड सब्सिक्वेंटली मूव द एक्टिन अलोंग,
जो मायोसिन होती है वो उस दौरान मूव करती है हिंज रीजन की तरफ और सब्सिक्वेंटली मूव द एक्टिन अलोंग, उसके साथ साथ वो एक्टिन को भी अपने साथ खींच लेती है। एंड इट कैन कॉज द एक्टिन मायोसिन टू स्लाइड पास्ट ईच अदर, उसके इस दौरान जो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। एंड द साइकिल ऑफ मूवमेंट एंड विद द मायोसिन रिलीज द एक्टिन एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल पोसिपो, मतलब इसके अंदर एक साइकिल ऑफ सी परफॉर्म होती है जिसके अंदर मायोसिन रिलीज फ्रॉम एक्टिन, जब मायोसिन एक्टिन से रिलीज हो जाता है और एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। और द एनर्जी रिक्वायर फॉर द क्रॉस ब्रिज साइकिल इज 1 एटीपी मोलिक्यूल, एक एटीपी मोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है इस क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन में। द एटीपी बाइंड्स विद द मायोसिन हेड टू दैट हैज एटीपीज एक्टिविटी, जहाँ पे एटीपी मायोसिन के हेड के साथ बाइंड करके एटीपीज एक्टिविटी शो करता है। एंड दी ATP डिकम्पोजेज इनटू द ATP एंड ए फोस्फेटाइन, जो ATP है वो ADP और फोस्फेटाइन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है यूज होने के बाद। कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोनिन, जो कैल्शियम होता है वो ट्रोपोनिन से बाइंड होता है एंड एक्सपोज टू द बाइंडिंग साइट ऑफ द मायोसिन, और वो एक्सपोज हो जाता है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन के साथ, विच बाइंड टू एक्टिन, जो कि एक्टिन के साथ बाइंड होता है एंड रिलीज फोस्फेट, और फोस्फेट को रिलीज करता है व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द फोस्फेट बॉन्ड, किसके दौरान, जब वो एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड से। वैन द मायोसिन पुल द एक्टिन, जब मायोसिन एक्टिन को पुल करता है एटीपी रिलीज, उस दौरान एटीपी रिलीज होती है फ्रॉम द मायोसिन हेड से एटीपी बाइंड विद द मायोसिन हेड, उस दौरान एटीपी बाइंड होती है मायोसिन हेड से एंड ब्रेक इनटू द एडीपी एंड फॉस्फेट, और वो एडीपी और फॉस्फेट में ब्रेक हो जाती है, विच रिमेन ऑन द मायोसिन हेड, जो कि मायोसिन हेड पे प्रेजेंट होती है। नाउ द मायोसिन हेड रिलीज फ्रॉम द एक्टिन एंड रीगेन इट्स रेस्टिंग पोजिशन एंड एटीपी फॉस्फेट स्टिल ऑन इट। नाउ उसके बाद क्या होता है, मायोसिन हेड रिलीज एक्टिन को रिलीज कर देता है और अपनी पोजीशन ले लेता है जिसके ऊपर एडीपी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द एटीपी इज नाउ स्टोर इन द मायोसिन हेड, जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी से वो मायोसिन हेड में स्टोर हो जाती है। The resting muscles energy from ATP store in the myosin head and while wait for the another contraction, जब तक another contraction ना हो, जब तक वो एनर्जी स्टोर रहेगी मायोसिन हेड के अंदर। दी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली स्टॉप व्हेन सिग्नलिंग फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन एंड विल, जब तक कि मसल कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली स्टॉप नहीं होता जब तक कि मोटर न्यूरॉन एंड विद द रिपोलराइज द सैक्रोलेमा टी ट्यूब्यूल्स एंड क्लोज द वोल्टेज गेटेड चैनल इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ नहीं होगा जब तक वोल्टेज गेटेड चैनल बंद नहीं होंगे, जब तक कि कॉन्ट्रैक्शन चलेगा। कैल्शियम प्लस प्लस आयन कैन बी पंप बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब गेट क्लोज हो जाते हैं तो कैल्शियम आयन प्लस प्लस बैक हो जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, विच कॉजेज द ट्रोपोमायोसिन टू रीशील्ड द बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन स्ट्रैंड्स, जिसके कारण जो ट्रोपोमायोसिन है वो रीशील्ड, अपने आप को रीशील्ड कर लेता है, बाइंडिंग साइट, अपनी बाइंडिंग साइट को शील्ड बना लेता है ताकि वो एक्टिन से चिपके ना। एज ए मसल्स आल्सो कैन स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन, जिसके बाद मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाता है क्योंकि कैल्शियम आयन आने बंद हो चुके हैं, उसके बाद पोलराइजेशन रिपोलराइजेशन नहीं होगा। व्हेन इट रिटर्न टू द एटीपी एंड बिकम फैटिग्यू, क्योंकि जब एटीपी रिटर्न होती है तो उसके कारण हमारी मसल्स में फैटिग्यू यानी थकान हो जाती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे हम। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ए जंक्शन बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड द स्केलेटल मसल्स, ये हमारी नर्व एंडिंग और स्केलेटल मसल्स के बीच में एक जंक्शन होता है। एट दिस साइड द नर्व लॉसेस द माइलिन शीथ एंड गेट एक्सपेंडेड टू द नर्व एंडिंग, इस दौरान जो नर्व होती है वो माइलिन शीथ नहीं होता उस पर और वो नर्व एंडिंग तक एक्सपेंड होती है। दिस नर्व एंडिंग presses the sarcolemma and come on the contact with the sarcoplasm of the muscle cells, ये कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट होती है मसल सेल के। और दी एसिटाइल कोलिन इज प्रोड्यूस एंड स्टोर इन सम वेसिकल्स प्रेजेंट इन दी एक्सपेंडेड पोर्शन, जो एसिटाइल कोलिन होता है वो प्रेजेंट होता है इसी के अंदर नर्व सेल के एंड प्लेट के अंदर, मतलब एंड पार्ट के अंदर। एंड पार्ट मोटर एंड पार्ट इज द पार्ट ऑफ द मसल फेसिंग द एक्सपेंडिंग नर्व टर्मिनल, जो मोटर एंड पार्ट होता है वो मसल्स का फेसिंग पार्ट होता है जिसमें नर्व टर्मिनल पर एक्सपेंडेड नर्व, जो नर्व के टर्मिनल को एक्सपेंड करता है। द सरफेस ऑफ द मोटर एंड प्लेट इज convoluted and it has been enzyme acetylcholine esterase, इसके अंदर एक एंजाइम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज प्रेजेंट होता है। एसिटाइलकोलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम
बाय दिस एंजाइम, इस एंजाइम से हम एसिटाइकोलिन को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इफ़ इट इज़ द प्रोड्यूस इन एक्सेस, जब ये एक्सेस में प्रोड्यूस होता है तभी हम ये चीज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारी यूनिट 2 ऑफ HAP कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।